हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 9 के साउंड चैप्टर का वन शॉट रिवीजन वीडियो। और अगर ये चैप्टर आपको पूरा डिटेल में देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट का, या तो फिर वीडियो के एंड में आपको पूरी प्लेलिस्ट और न्यूमेरिकल्स के वीडियो मिल जाएंगे, या तो फिर यूट्यूब पर जाके टाइप करिए फील्ड फिजिक्स, पहला ही चैनल आएगा, येलो कलर का लोगो होगा, फील्ड फिजिक्स का चेकआउट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो बच्चों, व्हाट इज साउंड? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है, ठीक है, पर उसको थोड़ा अगर डिटेल में समझना और अच्छे से समझना है तो आपको वेव का पता होना बहुत जरूरी है। वेव क्या होती है? देखो, वेव का टिपिकल डेफिनेशन क्या है? इट इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट बीइंग डायरेक्ट कांटेक्ट। इसका मतलब समझो, उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको पता है डोमिनोज इफेक्ट? डोमिनो मतलब एक टाइल रखी होती है ना, मतलब कि छोटी छोटी टाइल्स के पीसेस रखे होते हैं, कुछ डिस्टेंस होता है। अगर मैं ये टाइल को गिरा दूं तो क्या होगा? ये टाइल इस पे गिरेगी, फिर ये टाइल इस पे गिरेगी, फिर ये टाइल इस पे गिरेगी, फिर ये टाइल इस पे गिरेगी, और आपको एक मोशन ऐसे जाता हुआ दिखेगा। करेक्ट? दैट मोशन इज कॉल्ड वेव। पर एक्चुअली वो मोशन क्या है? वो एनर्जी कैरी कर रहा है। ये पार्टिकल खुद यहां से वहां नहीं जाता है, पर इसने जो इफेक्ट लाना है ये पॉइंट पे वो लेके आ जाता है। पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और वो अपना जो भी एनर्जी या मोमेंटम या मोशन ट्रांसफर करना है दूसरे पॉइंट पे विदाउट मूविंग, वो ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं वेव इफेक्ट। वेव मतलब लहरें नहीं होती। वेव का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स खुद ना चले, पर वो एनर्जी या मोमेंटम या जो भी कुछ ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो ट्रांसफर हो जाए, उसी को बोलते हैं वेव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पार्टिकल वाइब्रेट्स अलोंग इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब मैं पार्टिकल हूं, लेट्स से मैं पार्टिकल हूं, मेरे पास एक और पार्टिकल मेरे बाजू में, मतलब समझ लो बहुत सारे मेरे जैसे तरह पार्टिकल्स है ना, बहुत दूर दूर तक, और मैं हिल रहा हूं अपनी पोजीशन पे। दिस इज माय इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं यहां पर हूं, मेरी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैं से हिलता हूं। अब मैं हिलूंगा तो मैं अपनी जो डिस्टर्बेंस है बाजू वाले को पास ऑन करूंगा, फिर बाजू वाला उसके बाजू वाले को पास ऑन करेगा, और लहर चली जाएगी। एक लहर चली है, एक लहर उठी है, नहीं बोलते एक लहर उठी है, उसी को बोलते हैं वेव। सेकंड, पार्टिकल डू नॉट ट्रैवल। अब भी पता चल गया, पार्टिकल खुद नहीं चलते, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। थर्ड, पार्टिकल ऑसिलेट्स, मतलब कैसा है? टू फ्रो, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। आई होप दिस पार्ट इज नाउ वेरी मच क्लियर। So बच्चों, what are the types of waves? There are two types of wave based on the medium of propagation. Medium of propagation का मतलब किस मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, सेकंड इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब उसको कोई मीडियम चाहिए, मतलब हवा चाहिए, पानी चाहिए, कोई सॉलिड मीडियम चाहिए, कोई तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, वो अगर मीडियम ना हो तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। द बेस्ट एग्जांपल इज साउंड वेव एंड द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। मतलब कि अगर एक स्ट्रिंग है, मतलब कि आपके पास धागा है और उसमें अगर वेव बनानी है, ऐसे ही ऐसे है ना, वेव बनाओगे ना, ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करोगे तो वेव बनेगी। तो जो वेव बनानी है, मतलब कि जो मोशन ट्रांसफर करना है, उसके लिए आपको मीडियम की आवश्यकता है। वहां पर कौन सा मीडियम होगा? सॉलिड मीडियम। अगर मैं यहां पर बताऊं कि वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग के लिए आपको क्या चाहिए? एक धागा चाहिए, और धागा कौन सा मीडियम होगा? सॉलिड। साउंड वेव मतलब हवा में भी बना सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है? एयर मीडियम। मतलब कि या तो गैस मीडियम भी चलेगा। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में भी आवाज बना लेते हैं, या हमारे पास डिवाइस जो पानी में आवाज बनाते हैं, तो लिक्विड भी चलेगा। या तो देखो, ये मेटल को करता हूं ऐसे, मेटल तो साउंड यहां से मेटल से अंदर ट्रांसफर कर रहा है, तो सॉलिड मीडियम भी चलेगा। तो मतलब मीडियम की आवश्यकता है। एक ऐसी वेव है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन मैकेनिकल वेव। उसको मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। अगर मीडियम होगा तो भी ठीक, मीडियम नहीं हुआ तो भी ठीक। मीडियम का ना होना मतलब कि हवा, पानी, एयर का ना होना, इसका मतलब होता है वैक्यूम। ठीक है, तो वो कौन सी वेव है जो वैक्यूम में ट्रैवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब कि एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो रेज, वे बहुत सारी जो भी है स्पेक्ट्रम पूरा, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेस्ट एग्जांपल इज लाइट। देखो, सन से अर्थ तक जब लाइट आती है तो बीच में वैक्यूम मीडियम होता है, मतलब कोई मीडियम नहीं होता है, वहां पर भी लाइट ट्रैवल करती है। फिर वो लाइट एयर के मीडियम में आती है, एटमॉस्फेयर में आती है अर्थ के, फिर भी ट्रैवल कर लेती है, मतलब वो वैक्यूम में भी कर सकती है, और कोई अगर मीडियम है तो वहां पर भी कर सकती है। सो दिस टाइप ऑफ वेव आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। आई होप दिस पार्ट इज नाउ वेरी मच एंड क्रिस्टल क्लियर।
बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है वेव क्या है? इट इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव। व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव? A wave in which particles travel back and forth in the same direction in which wave is moving. Example, wave इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में मतलब एक मोशन जा रहा है, इस डायरेक्शन में एक एनर्जी जा रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। एग्जांपल, ये पार्टिकल्स दिख रही, ये पार्टिकल्स दिख रहे, ये हवा के पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल जो दिखते नहीं है पर मैंने ड्रॉ किए। देखो यहां पर कोई बोला मतलब एक एनर्जी गई, और कोई यहां पर सुना तो यहां पर से एनर्जी यहां तक ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जो एयर पार्टिकल्स वो मूव करते हैं, वो खाली क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फोर्थ, ऐसा आगे पीछे। एग्जांपल, मैंने बोला ऐसे जा रही है, मेरी एनर्जी देखो ऐसे जा रही है, और पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, टू एंड फोर्थ, उसी डायरेक्शन में मूव करना, दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। और द बेस्ट एग्जांपल इज द साउंड वेव। चाहे सॉलिड मीडियम हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बन सकती है ये तीनों मीडियम में। ठीक है, चलो देखो प्यारा एग्जांपल, द परफेक्ट एग्जांपल। देखो ये स्ट्रिंग, मान लो ये एयर पार्टिकल्स है ना। अगर यहां से बोला, यहां से सुना, ठीक है, तो देखो आप देखो एक एनर्जी जा रही है ना, एक मोशन जा रहा है नीचे, देखो ऊपर नीचे जा रहा है मोशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक मोशन जा रहा है, एक मोशन ऐसे गया, ऐसे आया, और पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ना। देखो दिख रहा होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, Now the another type of wave is transverse wave. Transverse का मतलब ये क्या होता है? Perpendicular. Perpendicular का मतलब a wave in which particles of the medium vibrates up and down at a right angle in which wave is moving. Wave ऐसे जा रही है और पार्टिकल से डिंग 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 कर रहे हैं। The best example is string. The best example is string. देखो ऐसा है ना, वेव जा रही है, इसको मैंने यहाँ से वेव ऐसे गई और पार्टिकल ऐसे ऐसे अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इज स्ट्रिंग। ठीक है, देखो एक स्ट्रिंग को पकड़ के झटका मारा टक, तो पता है स्ट्रिंग ऐसे 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 जाएगी। तो बेसिकली उसके जो पार्टिकल है अप एंड डाउन कर रहे हैं, पर वेव का मोशन, वेव इज द एनर्जी मोशन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ, है ना। वेव क्या है? एक एनर्जी का मोशन है, और पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं। तो इफ पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एट राइट एंगल इन विच द डायरेक्शन वेव इज मूविंग, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। द बेस्ट एग्जांपल इज वेव ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो वेव बनती है, स्ट्रिंग में जो वेव, स्ट्रिंग ली, देखो स्ट्रिंग झटका मारो, वेव बनी, ऐसा ऐसा वेव बनी, है ना। वेव ये लहरें नहीं होती, आपको पता है। पार्टिकल अप एंड डाउन हुए, एक पार्टिकल को पकड़ो, अप एंड डाउन, वेव ऐसे जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अनदर एग्जांपल इज लाइट वेव, जो आपको 12th में ही समझ में आएगा जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे। तो बेसिकली एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड, और लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दैट इज ट्रांसवर्स। ओके, तो यहां पर भी लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है। अभी के लिए आप इतना ही मान लो, बाकी तो वेव इंडस्ट्री आपको पूरी फील आ चुकी होगी। ठीक है, ये कौन से मीडियम में पॉसिबल है ट्रांसवर्स वेव? तो सॉलिड में पॉसिबल है, या तो लिक्विड के सरफेस में। क्यों? उसको एक रिजिडिटी चाहिए कंपेयर टू लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव कहीं पर भी बन सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और अगर ट्रांसवर्स वेव बनानी है तो आपको एक रिजिडिटी चाहिए, तो सॉलिड या तो एक लिक्विड सरफेस पे ही पॉसिबल है, गैसेस में नहीं बना सकते। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो बच्चों, लेट्स सी व्हाट इज कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन इन साउंड वेव। इतना तो आपको पता चल गया कि साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, क्योंकि उसको मीडियम की आवश्यकता है, और एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है जहां पर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और वेव ऐसे ही ट्रैवल करेगी द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों लेट्स एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क पता ना, ठंग करके आवाज आती है करके, या तो कोई बोल रहा है, या रबर बैंड का आवाज लो ना, रबर बैंड लो और कट करके करो तो हवा में पार्टिकल्स वाइब्रेट होता है, आपको एक आवाज सी आ जाती है, गूंज जाती है। पर ट्यूनिंग फॉर्क एक साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंटल एक काइंड ऑफ डिवाइस है जहां से हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी की वेव बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ऐसा कट करके मारा और हमने प्रोड्यूस किया क्या? वेव, दैट इज साउंड वेव। तो यहां से वेव बनी, तो हमने ये नोटिस किया कि कुछ पार्टिकल्स बहुत नजदीक आते हैं, फिर पार्टिकल्स थोड़े दूर चले जाते हैं, फिर वापस पार्टिकल नजदीक आते हैं। तो हमने पैटर्न देखे, और ये क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल वाइब्रेट एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब वाइब्रेट करके नजदीक आ गए तो उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब ये होता है अ पार्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर देन नॉर्मल। पहले पार्टिकल्स यहां खड़े थे, मतलब कि ऐसे 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 ऐसे, फिर जैसे ही हमने ट्यूनिंग फॉर्क या कोई भी ऐसा डिवाइस जो साउंड बनाता है, साउंड की वेव बनाता है, तो पार्टिकल ने क्या किया? नजदीक आ गए,
फिर कुछ सेक्शन में, अब क्योंकि यहाँ से पार्टिकल और यहाँ से पार्टिकल नजदीक आ गए तो यहाँ के पार्टिकल ऑब्वियसली दूर गए होंगे, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल नजदीक आ गए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो अगर कॉम्प्रेशन बना तो उसके बाजू में क्या बनेगा, रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन का मतलब अ पार्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन विच पार्टिकल्स आर फार अपार्ट देन नॉर्मल। पार्टिकल्स दूर चले गए, यहाँ के पार्टिकल नजदीक आ गए। ऑब्वियसली बात, अगर यहाँ से दूर गए तो यहाँ नजदीक आए, अगर यहाँ नजदीक आए तो यहाँ से बीच में से दूर चले गए पार्टिकल्स। तो इसी चीज को कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन बोला जाता है। पर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर पार्टिकल्स नजदीक आ गए तो वहां पर प्रेशर बढ़ेगा या डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्यों? डेंसिटी क्या होती है, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल से सेम वॉल्यूम में तो डेंसिटी बढ़ेगी, ज्यादा मॉलिक्यूल से सेम वॉल्यूम में तो प्रेशर भी बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हो ना? अरे भीड़ हो गई, एक साथ पूरी भीड़ हो गई तो जमा भी, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज। और यहाँ भी, अरे देखो ना, यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ चले गए, यहाँ के पार्टिकल्स कुछ यहाँ चले गए, यहाँ रेयरफेक्शन, भीड़ कम या भीड़ वाला एरिया, दैट इज कॉम्प्रेशन। अगर भीड़ बड़ी है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो धीरे धीरे प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनता है, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज, जहां सबसे ज्यादा भीड़ है वहां प्रेशर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, या डेंसिटी भी ले सकते हो, या प्रेशर भी ले सकते हो या डेंसिटी। फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो, क्योंकि भीड़ कम हुई तो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज। और इस एरिया में तो भीड़ ही कम है तो प्रेशर बहुत नीचे चला गया, राइट, लाइक दिस। और फिर वापस भीड़ बढ़ी तो यहाँ पर प्रेशर, तो प्रेशर का ग्राफ देखो कैसा है, लहर की तरह, इसीलिए उसको वेव बोला जाता है। वेव, ग्राफ इज अ वेव, दिस पार्टिकल इज नॉट लाइक। हमको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां से बोल रहा हूं ये जो ये वेव जा रही, वेव ऐसे 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 जाती है, क्योंकि बुक्स में भी या कहीं पर डायग्राम्स देखते हैं तो ऐसे ऐसे वेव्स दिखाते हैं ऐसे। अरे भाई वो वेव ग्राफिकल वेव है, ये ग्राफ वाली वेव। एक्चुअली पार्टिकल्स तो हवा के, अगर एयर पार्टिकल्स आपको ताकत दे दे के एयर पार्टिकल्स दिख जाए तो हवा के पार्टिकल्स तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे और वेव ऐसे जा रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेव ऐसे नहीं जाते। आपको लग रहा है कि पार्टिकल्स ऐसे लहराते हुए जा रहे, नहीं भाई, यहाँ नहीं जाते साउंड वेव में। साउंड वेव पार्टिकल्स ऐसे टू एंड फ्रो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ wave. I hope this part is now crystal. So let's see the characteristics of this sound wave. तो ये ग्राफ तो आप फेमिलियर हो, अभी हमने देखा ये प्रेशर हो सकता है ये एक्सिस पे, या डेंसिटी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है पार्टिकल का, ठीक है। तो ऐसे जाके ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द वेव लेंथ। वेव की लेंथ, वेव की लंबाई। अगर आप देखो कि वेव यहां से शुरू हुई और यहां पर खत्म हुई, ये वाली वेव, साउंड वेव की बात नहीं कर रही, ग्राफिकल वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, फिर एक पॉइंट लो यहां तक, फिर देखो वेव बिल्कुल रिपीट होगी। क्यों? ये देखो ये दिख रहा है एस उल्टा, फिर वापस एस उल्टा, फिर वापस एस उल्टा। तो वही लेंथ जो है जहां से शुरू हुआ, जहां पर खत्म हुआ, फिर वापस वो रिपीट करते जाएगा, दैट इज कॉल्ड द वेव की लेंथ। जरूरी नहीं है कि आप यहां से ही लो, अब कोई भी पॉइंट ले सकते। एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहां लिया, फिर बिल्कुल यहां जाके यहां पर पॉइंट ले ले। क्यों? फिर ये सेम पैटर्न रिपीट होगी। देखो ऐसा ऐसा है ना, ऐसे रिपीट होती ही जाएगी। मैंने यहां तक ही बनाई, लंबा बनता ही जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच the wave repeats itself. I hope this part is clear. And we can say this by another definition: combined length of compression and the adjacent rarefaction. देखो कैसे, आपको पता नहीं ये रीजन जहां पर लोग ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ये भीड़ कम है, लोग कम है, प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है। तो अगर आपको पता है, अगर मैं ये पॉइंट लूं तो बताओ लेंथ कहां तक जाएगी वेव की, यहां से यहां तक। क्यों? उसके बाद रिपीट होगा। तो अगर आप देखोगे ये रीजन कौन सा है, कंप्रेशन, ये रीजन कौन सा है, रेयरफेक्शन। तो वेव की जो लंबाई है उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कंप्रेशन और उसके बाजू वाला दैट इज एडजेसेंट। रेयरफेक्शन का अगर टोटल लेंथ करेंगे वो भी लैम्डा ही देगा, ठीक है। व्हाट इज अ यूनिट? वेव की लेंथ, वेव की लंबाई। लंबाई किसमें मेजर करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर्स। एंड इट डिपेंड्स ऑन दी मीडियम, हवा है, पानी है। अगर मतलब ये देखो, प्रैक्टिकल फील करो, ये स्ट्रिंग है, मैंने वेव बनाया है ना, कैसा ऐसा करके वेव बनाई। ये जो वेव बन रही है और उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये जो मैं स्ट्रिंग का एक्सपेरिमेंट है हवा में कर रहा हूं, ये पानी में जाके डूब के, स्विमिंग पूल में जाके मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, पानी के अंदर कर रहा हूं, या कोई पर्टिकुलर फ्लूइड में कर रहा हूं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इट डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। सेकेंड वन इज amplitude. What is amplitude? The max displacement of a particle from its mean equilibrium position. Example, ये पार्टिकल है और ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव, देखो वेव ऐसे जा रही है, वेव तो पार्टिकल भी ऐसे 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 करेंगे। तो कितना मैक्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कितना दूर अपने पार्टिकल पहले यहां, तो कितनी दूर यहां से जाएगा पार्टिकल, उसी को बोलते हैं मैक्स डिस्प्लेसमेंट, और उसी को बोलते हैं मैक्स इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
पर अगर वेव ट्रांसफर है, मतलब कि वेव ऐसे जा रही है, ऐसे पार्टिकल ऐसे 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 कर रहे हैं ना पार्टिकल, तो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ग्राफिकली हम उसको क्या बताएंगे, देखो ये वेव गई, सो यहाँ तो प्रेशर डेंसिटी था, अरे मान लो प्रेशर डेंसिटी नहीं, ये डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द वेव, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पार्टिकल इतना गया, देखो ये वाला पार्टिकल इतना गया, ये वाला पार्टिकल इतना, ये वाला, और ये पार्टिकल मैक्सिमम गया, तो मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही क्या है, एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टिकल कभी मैक्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं जाएगा, एवरी पार्टिकल गो अंडर मैक्स डिस्प्लेसमेंट, बट ये एक पर्टिकुलर टाइम शॉट का ग्राफ है, मतलब कि स्नैपशॉट लिया, जब ये स्ट्रिंग का ग्राफ हो रहा था, आई मीन स्ट्रिंग का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके उसका फोटो खींच लिया और हमने देखा कि ये पार्टिकल अभी यहां पर है, ये पार्टिकल अभी यहां पर है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता। तो ये डेप्थ आपको 11th में मिलेगी, पर थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं, आर यू गेटिंग द पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा, सब पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, बट मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, तो सर इतना, सर इतना, सर इतना। ये एक पर्टिकुलर टाइम शॉट का ग्राफ, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम का स्नैपशॉट है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर है ना। तो एम्पलीट्यूड का मतलब समझ लिया। सर नहीं समझा, ग्राफ क्या 11th का क्या घुसेड़ते समझ ही नहीं। अरे मान लो अगर ये ग्राफ दिया है तो सबसे ज्यादा हाइट वाला लेंथ है, वही क्या है, एम्पलीट्यूड। चलो ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, लेंथ दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर्स, तो यूनिट इज मीटर। नेक्स्ट पार्ट इज टाइम पीरियड। देखो पीरियड का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा सर, 2 सेकंड। फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 ही सेकंड लगेगा, बिकॉज इट इज पीरियोडिक इन नेचर। एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 सेकंड, दूसरी साइकिल कंप्लीट होने में 2 सेकंड, तो वो जो टाइम लगा एक साइकिल कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली सेकंड, टाइम तो सेकंड में ही होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कोई भी एक मोशन कितनी बार हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एक साइकिल कितनी बार पास हो रही है एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल मैं ऐसा कर रहा हूं, यस यस, तो मैं एक सेकंड में ये मोशन कितनी बार कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस द फ्रीक्वेंसी वर्ड इज क्लियर। तो ये जो एक साइकिल है, ये जो एक साइकिल है, लेट्स से मान लो मैं ये पॉइंट को कंसंट्रेट कर रहा हूं, ये पॉइंट पे एक सेकंड में ये कितनी साइकिल यहां से पास हो रही है, एक सेकंड में कितनी साइकिल यहां से पास हो रही है, तो ये एक साइकिल कितनी टाइम में बन रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, ये वाला, और मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अपने घर का दरवाजा खोला, 10 बच्चे एक सेकंड में आ गए। कितने बच्चे, 10 बच्चे एक सेकंड में आ गए, तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है। आप बोलोगे सर 10 क्यों, एक सेकंड में 10 बच्चे आ गए। तो मैं पूछ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन कि एक बच्चे ने आने में कितना टाइम लगा, एक बच्चे को अंदर आने में कितना टाइम लगा, तब बोलोगे सर 0.1 सेकंड। क्यों 0.1 सेकंड, 0.1 प्लस 0.1 10 बार करोगे तो आपको 1 सेकंड मिल जाएगी। तो एक बच्चे ने 0.1 सेकंड लिया होगा, तभी तो 1 सेकंड में 10 बच्चे अंदर आ गए। तो वो कैसे निकालते, 1/10 कर देते। इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन सेकंड, या तो उसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, HZ। तो लास्ट एंड नहीं, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रेड में जो लिखा है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहां से देखो एक सेकंड में कितनी बार साइकिल बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, एक सेकंड में बनाते कितनी, 1 2 ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये मेरे हाथ इज द प्रोड्यूसर, तो मेरे हाथ पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी फ्रीक्वेंसी से बनाऊंगा। फिर ये जो वेव है फिर हवा में जाए, पानी में जाए, अरे मरे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, कौन सोर्स बना रहा है। एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक स्पीकर लेके जाओ, एक अच्छी सी कंपनी का स्पीकर से सॉन्ग बजाओ, गाना बजा गाना बजा। अब हवा में बजाओ, पानी में जाके डुबो के बजाओ, अगर बजेगा तो बिगड़ ना जाए तो वहां बजाओ, कहीं पर भी बजाओ, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बिकॉज प्रोड्यूसर पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। लास्ट, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड की फॉर्मूला आपको पता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस लैम्बडा है, मतलब वेव लेंथ, तो एक वेव को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड। अगर मैं डिस्टेंस बोलूं लैम्बडा, तो टाइम कितना लगा, टी। लैम्बडा बाई टी इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। बट व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, इट इज फ्रीक्वेंसी। तो लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेव लेंथ, इंटू फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड का मतलब ये वेव बनी,
अरे पार्टिकल ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, पार्टिकल ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, ट्रांसफर हुई तो ऐसे ऐसे, लॉन्जिट्यूडिनली बहुत ऐसे ऐसे, वेव ऐसे जा रही है। तो ये जो कितनी फास्ट, ये कितनी स्पीड से वेव जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है, लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस पार्ट के लिए कैसे है वो भी समझा आपने। यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यस, क्यों, देखो फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, लैम्बडा डज डिपेंड ऑन द मीडियम। तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा मीडियम में, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो लैम्बडा चेंज होगा, लैम्बडा चेंज होगा तो वी तो चेंज होगा ही होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, सोर्स पे। आई होप दिस पार्ट इज नाउ वेरी मच क्लियर टू ऑल। सो बच्चों, साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल हमारे वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, हमें अगर कुछ भी बोलता हो तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते, बेसिकली वाइब्रेशन करते। वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, सराउंडिंग जो भी मीडियम होगा उसमें वाइब्रेशन आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, वो डिस्टर्बेंस क्या होगा, पास ऑन होगा, और हमारी जो साउंड वेव है वो क्या होगी, पास ऑन होगी। सिंपल सी बात है। देखो ये वोकल कॉर्ड्स और यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ, पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे और साउंड वेव ऐसे जाएगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज द ड्रम्स। अगर हम ड्रम्स बजाते हैं, एग्जांपल ड्रम्स, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ड्रम्स की, अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे वाइब्रेट होती है, तो उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, वाइब्रेट। और जिस एम्पलीट्यूड से ये वाला ड्रम का लेयर वाइब्रेट करेगा, जो भी एम्पलीट्यूड होगा इस ड्रम के लेयर का, उसी एम्पलीट्यूड से, सॉरी स्पेलिंग देख लेता हूं, ठीक है, उसी एम्पलीट्यूड से ये जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करेंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट। तो जितना जोर डम ढम ढम ड्रम बजाओगे उतना जोर से साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड पे ये ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करेंगे, जितना जोर से मैं चिल्लाऊंगा तो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे और आपको भी आवाज जोर से आएगी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, विदाउट एनी सेइंग गोज दिस, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, मतलब कि हवा, पानी कुछ तो चाहिए। साउंड को सॉलिड, लिक्विड या गैस तो कुछ तो चाहिए। अगर यहां पर मैं एयर को निकाल के सक कर दूं और वैक्यूम बना, आपको नहीं सुनाई देगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। देखिए सन जो है यार, सन पे ना हर सेकंड पे बड़े बड़े बॉम्ब्स फट रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा आवाज आ रहा है, सोलार फ्लड्स हो रहे हैं, फिर भी हम तक एक भी आवाज नहीं आता सन का। क्यों, लाइट तो धड़ाधड़ आ जाती है, आवाज नहीं आता है, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूम, और साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम। क्यों, क्योंकि साउंड को पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाना है, पार्टिकल ही नहीं, साउंड ही नहीं। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? द फर्स्ट वन इज लाउडनेस। कैसे हो बच्चों, कैसे हो बच्चों, कैन यू सी द डिफरेंस? तो व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस इज सब्जेक्टिव यार। देखो अगर आपको कम सुनाई दे रहा है तो कैसे हो बच्चों भी आपको थोड़ा कम लगेगा, और अगर आपको बहुत ज्यादा सुनाई देता है तो कैसे भी हो बच्चों वो थोड़ा ज्यादा लाउड फील कराएगा। तो इट इज सब्जेक्टिव, डिपेंड्स करता है। पर मैथमेटिकली अगर बताऊं, लाउडनेस को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव पढ़ लिए हैं। तो लाउडनेस का मीनिंग होता है एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली। मान लें लाउडनेस का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मैथमेटिकल रिलेशन है, वैसे तो सब्जेक्टिव है, मैथमेटिकली लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, पार्टिकल का जितना ज्यादा वाइब्रेशन, ढोल बजा रहे धम 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 धम, कैन यू फील द डिफरेंस? more the amplitude, more will be the loudness, ठीक है। amplitude, loudness is inversely proportional to d square. what is the distance from the source? मैं यहां पर हूं, मेरी फ्रेंड वहां दूर, मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं उसका आवाज कम ही आना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जितना नजदीक होगा साउंड उतना ज्यादा आएगा, जितना दूर साउंड उतना नजदीक, साउंड थोड़ा धीरे सुनाई देगा, ठीक है। दूसरी बात, लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा, एग्जांपल सॉलिड में कैन यू सी, अगर ये मेटल होता तो और बड़ा साउंड होता, लिक्विड में छप छप छप, और गैस में हम जब बोलते हैं, ठीक है। मोर द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल, मोर इज द लाउडनेस। ये तो एकदम एग्जांपल, ढोल का एग्जांपल इस बार, छोटे सा प्यार से दो धम 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 धम, बड़ा सा दो धम धम धम। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। What is the unit of sound? Decibel, आपको पता है, dB is a unit. Pin drop बोलते हैं, pin drop silence. I want pin drop. Pin drop का मतलब 0 डेसिबल। इसी को बोलते हैं जब एक पिन को गिरा और ये टिंग, क्या आवाज है, कुछ नहीं, वो आवाज को ही 0 डेसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट इज पिच। पिच का मतलब होता है श्रिलनेस ऑफ साउंड। अब ये डिपेंड करता है मैथमेटिकली फ्रीक्वेंसी पे। पर देखो अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज तीखी और पतली लगेगी, और मैं ऐसे बात करूँ तो मेरी आवाज थोड़ी अमिताभ बच्चन की तरह नहीं लगेगी। पर ठीक है, आप समझ रहे, अमिताभ बच्चन अगर बात हाई करके एकदम उसको भारी सा पिच, तो उनका पिच क्या है, बहुत लो, क्योंकि उनका बेस बहुत हाई है। तो जनरली
जो मेल्स होते हैं उनका पिच क्या होता है, मेल मतलब मर्द, उनका पिच क्या होता है, सर लो होता है। जो फीमेल्स होती है उनका जो पिच होता है वो हाई होता है। तो कैटरीना की आवाज आंख बंद करके अगर सुनोगे, कैटरीना बोल रही है या कोई फीमेल बोल रही है या अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं तो कोई मेल बोल रहा, बता दोगे कौन मेल? हाँ, कुछ लोग का आवाज मेल फीमेल की कैटेगरी में नहीं आता। आई मीन टू से एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा बच्चा हूं तो मैं बोलूंगा अपनी आवाज से तो आपको पता नहीं चलेगा छोटा लड़का है या छोटी लड़की, पर एक ग्रोन अडल्ट है तो डेफिनेटली मेल या फीमेल आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हो। क्यूरियस केसेस में जिनकी आवाज खराब हो चुकी है या कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो अलग बात हो गई, बट जनरली मेल फीमेल की आवाज पता चल जाती है। मैथमेटिकली मेल की आवाज मतलब पिच लो, पिच का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, फ्रीक्वेंसी लो। देखो एक साइकिल कंप्लीट होने में देखो इतना टाइम लिया, अब फटाफट इतना टाइम में फटाफट साइकिल कवर कर लेती है। तो अगर ग्राफ में बहुत सारी साइकिल एक टाइम में कवर कर लेती है, एक सेकंड में ज्यादा साइकिल कवर कर लेती है, पिच हाई फीमेल की आवाज। अगर एक सेकंड में कम साइकिल कवर करती कंपैरेटिवली तो वो पिच लो मतलब कि मेल की आवाज। एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल, दो बच्चे, दो अलग लोग, दोनों का सेम लाउडनेस, सेम एम्पलीट्यूड, लाउडनेस मतलब बोलो, लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड, दोनों की सेम पिच, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि दो लड़कियां हैं, दोनों की सेम लाउडनेस, दोनों की सेम पिच, फिर भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि लड़की ये वाली है और वो लड़की अलग है, दोनों अलग अलग इंसान है, पता कर लेते हो कैसे? बिकॉज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वालिटी, द वेव फॉर्म्स। देखो ये तीनों ग्राफ का सेम एम्पलीट्यूड, तीनों ग्राफ की सेम पिच, मतलब कि एक सेकंड में देखो, मान लो यहां से यहां एक सेकंड ही हुआ है, यहां से यहां एक सेकंड, यहां से यहां एक सेकंड, मतलब एक सेकंड में एक ही साइकिल चल रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या है, तीनों की सेम, पिच तीनों की सेम, तीनों का एम्पलीट्यूड सेम, पर तीनों अलग अलग चीजें। एग्जांपल ये ट्यूनिंग फॉर ये वायलिन और ये पियानो, तो भी पता चल जाएगा हमें, आंख बंद करके हम सुनेंगे पियानो को, बोलेंगे पियानो, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड, दोनों की मतलब तीनों का सेम एम्पलीट्यूड, तीनों की सेम पिच। तो चीज क्या है ऐसी तो जो तीनों को डिफरेंशिएट कर ले, उसको बोलते हैं क्वालिटी या वेव फॉर्म्स। टेक्निकली क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। ट्यूनिंग फॉर का वेव फॉर्म ऐसा बना, वाइल का है और इसका ऐसा कुछ बना, तो दिस इज द क्वालिटी या वेव फॉर्म्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? अरे ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आप पार्टी में जा रहे हो और बहुत लाउड म्यूजिक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है, पर अगर जिस दिन मेरा दिल के मुझे डांस करना है तो मुझे तो वो पसंद है, तो सब्जेक्टिव हो गया ना। पर फिर भी थोड़ी सी हम टेक्निकली क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज नॉइज, दैट इज अनप्लेजेंट साउंड, और व्हाट इज म्यूजिक, दैट इज प्लेजेंट साउंड। अनप्लेजेंट मतलब कि नॉइज, उसकी जो वेव होती है उसकी इरेगुलर वेव होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, नॉन पीरियोडिक होती है। इसकी रेगुलर होती है, कंटिन्यूअस होती है, पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब ऐसा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे कंटिन्यू करती ही जाएगी। इसका कैसा होगा पता है, ऐसे अभी, फिर यहां से बंद, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बीच बीच में क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। ये थोड़ा सा हार्श साउंड होता है, ये थोड़ा सा स्मूथ साउंड होता है। एग्जाम्पल, अगर अरिजीत जी गाएंगे तो आपको लगेगा म्यूजिक है, और अगर मैंने गा लिया तो आप बोलोगे अरे रे 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 रे। चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बच्चों स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट इज मीडियम। अगर मीडियम सॉलिड है तो स्पीड ज्यादा है, लिक्विड है तो स्पीड कम है कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेस में सबसे स्लो होता है स्पीड ऑफ साउंड। एग्जांपल, अगर मैं यहां पर टक करूं, टक, और वहां पर टक, यहां से टक वहां टक का हाथ कितना हो जाएगा, तो बहुत फास्ट चला जाएगा। पर अगर सेम टाइम में यहां से हाई एयर में बोलूं तो यहां से जो मेरा हाई है वो थोड़ा धीरे जाएगा। इसीलिए जब फाइट्स होती थी पहले के टाइम पे, वॉर्स होती थी, लोग अपने कान को जमीन पे टच करके सुनते थे ताकि घोड़े की टपड़क तबड़क आवाज जल्दी सुनाई देती थी। वो दूर होते थे, पर स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉलिड इज वेरी फास्ट। कितनी फास्ट? देखो अगर आयन ले, लोहा, तो लोहे में कितनी स्पीड है, लोहे के स्पीड नहीं, लोहे में से जो साउंड है वो कितना तेज जाएगा, 5130 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हमें फील नहीं देता, हमें फील देता है किलोमीटर पर आवर। 18,468 किलोमीटर पर आवर, कितनी तेज स्पीड। हम गाड़ी कितनी स्पीड पे चलाते हैं, 30, 40, 50, 60, 100, 18,000। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितनी है, 5,400 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर
1200 किलोमीटर पर आवर। तो जो एयर में जो स्पीड है, दो इट इज सो फास्ट बट इट इज सो स्लो कंपेयर टू आयरन दैट इज सॉलिड एंड वाटर दैट इज लिक्विड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपको याद होना चाहिए एयर की 340 मीटर पर सेकंड अराउंड। देखो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हवा पानी में जो स्पीड है, मतलब एक्वेटिक लाइफ जो बातें करते हैं वो 5 टाइम्स फास्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि 5 टाइम्स फास्ट स्पीड जाती है। और आयन में सॉलिड में 15 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर, समर में ज्यादा टेम्परेचर होता है, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकंड, बट यू नीड टू डिफाइन टेम्परेचर आल्सो, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज 20 डिग्री, पर जनरली 340 हम बोल देते हैं, बट इट इज 344 एट 20 एंड 332 एट 0 डिग्री। एक और पैरामीटर है जिसपे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब पानी कितना है हवा में। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। क्यों? जितने ज्यादा मॉइस्चर उतने ज्यादा पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेशन जल्दी जल्दी पहुंचा देगा। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द मैक नंबर। मैक नंबर इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट कितना तेज है साउंड की स्पीड से या कितना स्लो है साउंड की स्पीड से, वो कंपैरिजन देता है मैक नंबर। दोनों का मीडियम होना चाहिए सेम मीडियम, मतलब जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उस मीडियम में उसकी स्पीड और उस मीडियम में ही साउंड की स्पीड कितनी है। एग्जांपल, एक रॉकेट है, रॉकेट को लॉन्च किया तो उसकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ। स्पीड ऑफ साउंड मतलब मैं हाई हवा में बोल रहा हूं, तो मेरी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, बट सेम मीडियम में होना चाहिए। जनरली मैक नंबर हम फाइटर जेट्स प्लेन को हम मैक नंबर में डिफाइन करते हैं इसकी स्पीड को, कि वो बहुत तेज होते हैं। जनरली 99% जो चीजें डील करते हैं रियल लाइफ में, दैट इज मैक नंबर लेस देन 1, दैट इज सबसोनिक साउंड। सबसोनिक का मतलब हमारी जो स्पीड है डे टू डे लाइफ की, वो स्पीड ऑफ साउंड से बहुत कम है। तो सही है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? हम कौन से मीडियम में जी रहे हैं? एयर मीडियम। कितनी स्पीड ऑफ साउंड? 340 मीटर पर सेकंड मान लो। 340 मीटर पर सेकंड मतलब 1200 किलोमीटर पर सेकंड। हमारी स्पीड तो बहुत ही कम। हम गाड़ी चलाने की या ट्रेन की या प्लेन्स की भी स्पीड उससे तो बहुत ही कम। प्लेन्स की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर। कार बाइक्स कितनी स्पीड पे चलाते हैं? 200-300 किलोमीटर, वो भी बहुत सुपर फास्ट कार्स। और नॉर्मल 50 से 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम जो जीते हैं सब सोनिक वर्ल्ड में जीते हैं। सोनिक का मतलब ये हो गया जितनी साउंड की स्पीड है उस मीडियम में, उसी की ऑब्जेक्ट की भी उतनी ही स्पीड है। मतलब ये फाइटर जेट है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 340 मीटर पर सेकंड। उसके नीचे साउंड वेव कितना ट्रैवल कर रही है? 340 मीटर। उसको बोलते हैं सोनिक। मैक नंबर मोर देन 1 मतलब सुपर सोनिक। मतलब फाइटर जेट 340 से ज्यादा स्पीड से जा रहा है मीटर पर सेकंड, लेट्स से 500 मीटर पर सेकंड, और पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड स्लो है और ऑब्जेक्ट उससे भी तेज है, तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और जब भी फाइटर जेट सुपरसोनिक से जाते हैं तो एक सोनिक बूम क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं शॉक वेव्स। कभी भी आपने फील किया होगा अगर ऊपर से फाइटर जेट जा रहे तो आपको कान ऐसे बंद करने पड़ते हैं, बिकॉज बहुत गंदा सा साउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड शॉक वेव्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ साउंड स्पीड एंड द लाइट स्पीड। आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड कितनी इन द एयर मीडियम? बोलना पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड खाली नहीं बोल सकते। स्पीड ऑफ साउंड इन वेयर एयर मीडियम 344 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जनरली 3 into 10⁸, सॉरी वैक्यूम मीडियम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लिखना पड़ेगा, यहां पर नहीं लिखा मैंने। वैक्यूम या एयर मीडियम दोनों में उसकी ऑलमोस्ट सेम होती है। ग्लास मीडियम में 2 हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, डिपेंड्स। तो कितना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम? 344 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 into 10⁸ इन एयर मीडियम। भाई देखो स्पीड में डिफरेंस 10⁸8। इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें लाइटिंग दिख जाती है कि वो इतनी फास्ट आ जाती है लाइट, उसके बाद गड़ 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 साउंड सुनाई देता है, क्योंकि साउंड की स्पीड स्लो है कंपैरेटिवली विथ लाइट स्पीड। ठीक है बच्चों। So what is reflection of sound? It is just like the reflection of light. The reflection of light, the bounce back of sound wave from the hard surface. Example, मैंने कुछ बोला तो कुछ एक साउंड वेव पकड़ लो, जो साउंड वेव यहाँ पर जाए, यहाँ पर टकराए और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट, उसी को बच्चों बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते। देखो ये आया एक साउंड वेव, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट साउंड वेव। इस पॉइंट पे आके टकराया, ये एक हार्ड सरफेस होगा, फिर यहां से क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ये जो बीच में लाइन बनाई वो क्या है? नॉर्मल। और ये तीनों लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन, तीनों एक ही प्लेन में है। ऑब्वियसली बात है, मैंने एक प्लेन मतलब
अगर बोर्ड पे ड्रॉ किया है, तीनों एक ही प्लेन पे, मतलब फ्रंट से देखेंगे तीनों दिखेगी, साइड से देखेंगे खाली एक ही लाइन दिखेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम प्लेन। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो यहां पर अगर कोई सुन रहा है तो उसको क्लियर साउंड सुनाई देगी, और अगर ये सरफेस रफ हुआ तो यहां पर उसको डिस्टॉर्टेड या अनक्लियर साउंड सुनाई देगा। बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल फॉलो होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, वो तो फॉलो करेगा ही। हाँ, पर स्मूथ होगा तो फायदा ये होगा कि साउंड क्लियर मिलेगा, रफ होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि डिस्टॉर्टेड साउंड मिलेगा। ठीक है, first law is incident ray, reflected ray, that is sound wave, not ray, sorry, incident sound wave, reflected sound wave and the normal must lie in the same plane। तीनों एक ही लाइन एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, वो तो समझा दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। मतलब ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, वही रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव बनाएगा नॉर्मल के साथ। मैं बार बार रे बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज मोर ऑफ रे। ठीक है, साउंड वेव में बहुत कम बार हम देखते हैं, बट ठीक है, दिस इज द सेम एज light rays, but this is the sound wave। What are the applications of reflection of sound? The first is the megaphone। पता है वो जो मूवीज में यूज करते हैं कि पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेर चुकी है ना, वो वाला बड़ा सा मेगाफोन। मेगाफोन में क्या होता है, आप बोले यहाँ से रिफ्लेक्शन फिर यहाँ जाके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा साउंड वेव दूर तक जा सकता है। बल्ब हॉर्न मतलब कि भोपू, वो रिक्शा में होता है ना, भोपू एक बल्ब होता है जहां पर हवा भरी थी, पू 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 जो बजा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं, तो बेसिकली कान में लगाते हैं, ये हार्ट पे लगाते हैं। तो यहाँ जो ये पाइप है इसमें क्या होता है, जो हार्ट से साउंड करके करके कान तक पहुंचता है यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। सो बच्चों, व्हाट इज एको? Echo is the reflection of sound. Why does sound reflects? Because principle of echo is reflection of sound waves. You know कि अगर कोई hard surface पे sound wave टकराएगी तो वो reflect होगी। So what is the principle of echo? Reflection of sound waves. Now what is the condition to get the echo? Example, right now मैं भी एक कमरे में हूं जहां पर मैं शूट कर रहा हूं और मेरा echo नहीं आ रहा। अगर echo आता तो कैसा था पता है? बच्चों 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 ऐसे सुनाई देता आपको, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा अभी, तो कुछ तो कंडीशन होगी। तो फर्स्ट इज द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जिसपे वो टकराने वाला है साउंड वेव, वो ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। वो तो चलो बड़ा ही है, यहाँ पर दीवारें बहुत बड़ी बड़ी है, फिर भी क्यों एको नहीं हो रहा है? सेकेंड इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव? एनर्जी अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर ये भी मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा तभी भी मेरी इंटेंसिटी बढ़ी, फिर भी एको नहीं हुआ। थर्ड कंडीशन पे चलते, द मिनिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड। तो ये मतलब जब साउंड गया, सुनो सुनो सुनो, साउंड गया, ये ओरिजिनल साउंड हुआ, यहां से टकराया, फिर आपको साउंड सुनाई दिया, उन दोनों के टाइम डिफरेंस में मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 0.1। क्योंकि हमारी जो हियरिंग एड्स है, जो हमारा जो कान का जो भी मतलब बनाया है स्ट्रक्चर भगवान ने, ठीक है, बायोलॉजिकली 0.1 सेकेंड से अगर टाइम कम होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा, अगर उससे बड़ा होगा तो बिल्कुल सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द एको। मिनिमम डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, भी बहुत जरूरी है। कि एग्जाम्पल यहाँ पर सामने ही वॉल है, एग्जाम्पल बोर्ड है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं बोल, तो बोल गया बोल आया, तो आप बोले सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फिर भी एको नहीं हुआ, क्योंकि कुछ तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। देखो कैसे, यहां से आप बोल रहे हो कुछ भी, यहां से पहाड़, जनरली पहाड़ों पे एको सुनाई देते हैं, पहाड़े यहाँ पर, तो आपने बोला चलो एको सुनाई देते हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए पता नहीं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी? जनरली एयर मीडियम की बात करेंगे तो 340। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आपकी साउंड वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने बोला वो डिस्टेंस गया, फिर जो वेव आई वो डिस्टेंस, तो लेट्स से डी इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दी सोर्स, आई मीन यू एंड दी रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो एरिया पे, एरिया से जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लेट्स से डी इज द डिस्टेंस। तो आपकी जो साउंड वेव है वो गई, साउंड वेव है जो आई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डी प्लस डी 2d। ये अगर मिनिमम डिस्टेंस करना है तो टाइम भी कैसा होना चाहिए? मिनिमम। आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने मिनिमम डिस्टेंस रखना पड़ेगा ताकि एको सुनाई दे, तो टाइम भी कैसा होना चाहिए? मिनिमम। टाइम मिनिमम कितना है? 0.1। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना मिला? 17 मीटर्स इन एयर। मतलब कि आप अगर सोच रहे हो सर ये बोर्ड, आप ये बोलो जोर से, तो यहां से साउंड वेव जाएगी, टकराएगी, सर हमें बच्चों सुनाई देगा, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, बिकॉज यहां से और मेरे मुंह से, मतलब माई मुंह इज दी सोर्स,
और ये क्या है, वो पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर इन दी एयर मीडियम। हाँ, यहाँ पर हवा मीडियम है तो कितना 17 मीटर। तो ये कितना होगा, मीटर भी नहीं होगा, कुछ सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस, इसलिए नहीं एको हो रहा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। पर अगर सेम चीज अगर पानी में करते हैं तो पानी में सिर्फ आपको पता है स्पीड कितनी होती है पानी में, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सेम चीज करते हैं पानी में तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, 75 मीटर्स। ठीक है बच्चों। The next and the last part in the echo is reverb. What is reverb या reverberation? इसको क्या बोलते हैं? ये echo नहीं है, ये गूंज है। जैसे कि एक बड़े से ऑडिटोरियम के हॉल में मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों, तो अगर बच्चों 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 ये सुनाई दे तो ये echo है। पर अगर बच्चों ओ खाली उसकी पूछ ओ वो सुनाई दे तो उसका मतलब वो क्या है, reverb. So what is the reverb? Persistence of sound in a big hall due to the repeated reflection from ceiling, walls and floor. रिवर्ब को कम करने, रिवर्ब एक गूंज है बेसिकली, गूंज। आपको पूरा पूरा वर्ड नहीं सुनाई देगा पर उसकी गूंज सुनाई देगी। इसीलिए बड़े बड़े हॉल्स में हम कर्टन्स यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वुडन मटेरियल, आप देखोगे लकड़ी का मटेरियल यूज किया है, फिर हम यूज करेंगे सम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। So what is frequency range and how many types of sounds are classified in the frequency range? The first one is अगर frequency बच्चों less than 20 hertz है तो इसको बोलते हैं infrasonic sound। ये ह्यूमन हियर नहीं कर सकते, मतलब मैं और आप हम नहीं सुन सकते ये साउंड। ये कौन बनाता है, राइनोज, रियो क्या लिखा मैंने, राइनो होना चाहिए, रियो लिख दिया, चलो ठीक है। राइनोज, एलिफेंट्स, वेल, वो लोग बनाते हैं। इवन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है अनफॉर्चुनेटली तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम, जो हम सुन नहीं पाते। ठीक है। द नेक्स्ट साउंड इज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो ये ह्यूमन हियर कर पाते हैं, मतलब वी कैन हियर दिस साउंड, हम सुन पाते हैं, इसको बोलते हैं सोनिक साउंड। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज है। बेसिकली बेटा ये जो साउंड की जो कैटेगरी है ना वो हमने फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करी है। अगर फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, हम वापस से सुन नहीं पाते। और ये डॉग विसल, द बेस्ट एग्जांपल इज डॉग विसल, जो साइलेंट विसल होती है। अब सीटी बजती है राइट, पर वो विसल में सीटी सुनाई नहीं देती पर डॉग्स को सुनाई देती है। तो ये बोलते, ये साउंड जो है और उसका एप्लीकेशन क्या है, डॉग विसल बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट विसल, विसल पोड़ू। ठीक है, साइलेंट विसल। ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड? दिस इज द अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासाउंड बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या फ्रीक्वेंसी, ये ऐसी साउंड वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, हम सुन नहीं पाते। The example, the applications are to detect the flaws in the metal. अगर मेटल के अंदर फ्लॉ है तो हम विदाउट डिस्ट्रक्शन उसके पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसको एनडीटी बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सेकेंड इज यूज टू क्लीन सरफेस ऑफ मटेरियल, जैसे कि ज्वेलरीज होती है या ऐसी चीजें जहां पर हार्ड टू रिच है, मतलब कि हम जनरली रिच नहीं कर पाते, ऐसा साफ नहीं, कपड़ा लेके साफ नहीं कर पाते, वो वाले चीजों को हम अल्ट्रासोनिक से क्लीन करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव जाती है, उसको वाइब्रेट करते हैं और 10 पार्टिकल को रिमूव कर लेती है। थर्ड इज टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यूज करते हैं। थर्ड इज टू ब्रेक किडनी स्टोन्स। लास्ट इज सोनार, सोनार इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं बच्चों। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर दैट इज सोनार। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का एसओ एंड नेविगेशन ए एंड आर फॉर रेंजिंग। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल इट यूजेस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या यूज करता है, बेसिकली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोर देन 20 किलोहर्ट्ज। क्या काम करता है, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ये सबमरीन है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमें फाइंड करना कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट। हम यहाँ सेंडर से एक वेव भेजेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डी, फिर वो वेव वापस टकरा के वापस अपने पास आएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा डी। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता है, दैट इज जो भी है 1500 मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डी एंड डी, और कितना लगा टाइम टी। टाइम तो हमें पता ही कि हमने सेंड किया, हमने रिसीव किया, टाइम हमें पता है, स्पीड हमें पता है, हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सोनार। इसी एप्लीकेशन को बैट यूज करता है, जो बैट जो हम रात को देखते हैं ना, वो एनिमल, वो क्या है,
echolocation. What is echolocation? It is a technology that is used by bat. अब bat कोई खुद को कोडिंग करके टेक्नोलॉजी तो बनाई नहीं, there is a inbuilt sonar. उसके अंदर इनबिल्ट सोनार होता है. वो क्या करता है, कंटिन्यूसली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को फेंकता है और फिर वो साउंड वेव्स टकराती है ऑब्जेक्ट के पास से और रिसीव करता है, और उसके पास सेंस होता है. ये भगवान ने उसको सेंस दिया है कि कितना दूर है वो डिस्टेंस. ये जो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला उसके इनबिल्ट है उसके दिमाग में, और वो फाइंड कर लेता है अच्छा यहाँ इतना दूर पे एक ऑब्जेक्ट है, मुझे थोड़ा डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल करना है तो मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. दिस इज हाउ द बैट वर्क्स. सो echolocation इज नथिंग बट सोनार ओनली. इट इज लाइक इनबिल्ट सोनार इन दी बैट. सो बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं. प्यार से शुरू किया था हमने, स्टार्टिंग से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे फटाफट हमने देख लिए. ये लेक्चर वीडियोस उन लोगों के लिए है जिनको फास्ट रिवीजन करना है, जिन्होंने पहले से मेरे वीडियोस देख के रखे या कहीं से भी पढ़ के रखा है, उनको खाली रिवाइज करना है. या फिर उन लोगों के लिए जो शैतान बच्चे हैं जो खाली चाहते हैं कि फटाफट हमें पता चल जाए कि एग्जाम में पास हो जाए हम. ठीक है, आप अगर ये वीडियो अच्छे से देखते हो और उसके बाद यहाँ पर शायद न्यूमेरिकल वीडियोस मिलेगी, अगर न्यूमेरिकल्स लगा ले तो आई एम डैम श्योर खाली पास नहीं बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे, और मार्क्स तो छोड़ो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में. तब तक एंजॉय करिए, ध्यान रखिए और मजे करिए. ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.